Hello everyone, it's OCDT Physio, Dr. Akshay Kumar, and I welcome you all to this new lecture. आज के इस लेक्चर में वी आर गोना डिस्कस अबाउट ओस्टियोपोरोसिस। ऑर्थोपेडिक सीरीज के पिछले लेक्चर में हमने टोटल नी रिप्लेसमेंट को खत्म किया था। हमने टोटल नी रिप्लेसमेंट के 2 लेक्चर्स लिए। टोटल नी रिप्लेसमेंट में हमने उसके बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके सब कुछ के बारे में डिस्कस किया था। और इन द लास्ट लेक्चर ऑफ द टोटल नी रिप्लेसमेंट हमने फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट को डिटेल में समझा था। आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करें अपना अगला टॉपिक ऑर्थोपेडिक सीरीज का, दैट इज द ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमें हमारा टॉपिक होने वाला है ओस्टियोपोरोसिस। अब ओस्टियोपोरोसिस के भी 2 लेक्चर आएंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है। इस पहले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओस्टियोपोरोसिस के बेसिक डिटेल्स के बारे में, इसके पैथोलॉजी के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में इसके मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे कि इसमें मैनेजमेंट क्या क्या होता है, दोनों मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि जो हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है वो, और फिजियोथेरेपी एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हमारा क्या रोल होता है ओस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम ओस्टियोपोरोसिस के 2 मेजर एस्पेक्ट को कवर अप करने वाले हैं। पहला मेजर एस्पेक्ट है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, दूसरा मेजर एस्पेक्ट है इसका पैथोलॉजी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर ऑर्थोपेडिक्स बैच, हमारा ऑर्थोपेडिक्स लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे वी प्रोवाइड लाइव लेक्चर्स, वी प्रोवाइड नोट्स, स्लाइड्स, एमसीक्यूज एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। यू कैन ज्वाइन, द डिटेल्स ऑफ द बैच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, let's start it from the very basic osteoporosis as the name is indicating। सबसे पहले इसके नाम को अगर हम समझे, ओस्टियोपोरोसिस में हमारे पास 2 वर्ड है। पहला वर्ड है दैट इज ओस्टियो। ओस्टियो मतलब होता है हमारे पास बोन, ओस्टियो मीन्स बोन होता है। सेकेंड वर्ड इज पोरोसिस, इट मीन्स पोर फॉर्मेशन। अब ये बोन के अंदर पोर का फॉर्मेशन होना, इट इज द पोरस लाइक फॉर्मेशन इनसाइड एनी बोन। बट अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि इट इज पोर लाइक फॉर्मेशन इन एनी बोन, तो ये काफी ज्यादा लेमन लैंग्वेज है। मेडिकल टर्म में वी एज अ डॉक्टर, वी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम ऐसा नहीं कहते। वी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट और वी एज अ डॉक्टर शुड नो मच मोर अबाउट इट, शुड नो मच डीपर अबाउट इट। तो ओस्टियोपोरोसिस में हो क्या रहा है, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे बोन के अंदर 2 सेल प्रेजेंट है ना। हमारे बोन के अंदर एक सेल है जिसका नाम है ओस्टियोब्लास्ट सेल, और दूसरा सेल है जिसे हम कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट सेल और ओस्टियोक्लास्ट, ये 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट है हमारे बोन में। ओस्टियोब्लास्ट सेल हमेशा न्यू सेल फॉर्मेशन में काम करता है, ये सेल फॉर्मेशन में काम करता है, सेल फॉर्मेशन में काम करेगा। और ओस्टियोक्लास्ट सेल डिस्ट्रक्शन में काम करता है, सेल डिस्ट्रक्शन में काम करता है। और ये दोनों हमेशा ही काम करते रहते हैं इक्वल, एक बैलेंस्ड मैनर में। ठीक है, नॉर्मली किसी भी बोन के नॉर्मल स्ट्रेंथ के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, उसके प्रॉपर शेप एंड साइज के लिए ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट सेल का हमेशा एक फंक्शन होता रहता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हमेशा ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट सेल में एक जनरलाइज्ड और एक सिक्वेंशियल, एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ फंक्शन होना बहुत जरूरी है, एक बैलेंस्ड फंक्शन होना काफी जरूरी है। अगर इसमें कुछ अनबैलेंस हो, इनके फंक्शन में कुछ अनबैलेंस हो, यानी कि हो सकता है ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाए या फिर ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाए, इन दोनों ही कंडीशंस में कुछ हमारे पास अलग अलग कंडीशंस, हमारे पास अलग अलग ऑर्थोपेडिक केसेस आते हैं। उनमें से एक है ओस्टियोपोरोसिस। इसके बेसिक्स के बारे में अगर बात करें तो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर क्या क्या कंडीशंस आते हैं, एक तो हमारा ओस्टियोपोरोसिस है, दूसरा हमारा ओस्टियोमेलेसिया आता है, तीसरा हमारा फ्लोरोसिस आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म में बोन मिनरलाइजेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इट इज अ साइलेंट डिजीज। साइलेंट डिजीज क्यों होता है, इसे हम साइलेंट डिजीज क्यों कह रहे हैं, कारण यह है कि ओस्टियोपोरोसिस के जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं वो टोटली एसिम्टोमेटिक होता है, वो टोटली एसिम्टोमेटिक होता है, जो भी इनिशियल स्टेजेस हैं। इसलिए एसिम्टोमेटिक यानी कि इनिशियल स्टेजेस में कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखते हैं पेशेंट के अंदर में, पेशेंट में कोई भी लक्षण हमें नहीं दिखता है। जनरली जब कोई फ्रैक्चर होता है या फिर किसी कंडीशन में किसी भी दूसरे कारण से जब हम पेशेंट के एक्सरे करते हैं, तब वहां पर हमें पता चलता है कि ये ओस्टियोपोरोटिक केस है। ठीक है, बट जनरली इनिशियल स्टेजेस में देयर इज नो सिम्टम, द पेशेंट रिमेन्स कंप्लीटली एसिम्टोमेटिक, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द साइलेंट डिजीज। Osteoporosis is a type of silent disease। ठीक है, now what is happening inside the osteoporosis? Osteoporosis में हो क्या रहा है, इसमें बोन के जो मिनरल डेंसिटी है, बोन मास है, वो डिक्रीज होता है, और माइक्रो आर्किटेक्चरल डिटोरिएशन होता है बोन टिश्यू का। माइक्रो आर्किटेक्चरल डिटोरिएशन क्या हुआ, यानी कि जो हमारे बोन के सेल्स हैं, है ना, हमारे जो बोन के सेल्स हैं, उन बोन के सेल्स का डिजेनरेशन होता है। ठीक है, बोन के सेल्स का डिजेनरेशन होता है, जिसके कारण
बोन के सेल्स के डिजेनरेशन होने के कारण बोन मास यहाँ पे हमारे पास लो हो रहा है. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द ओस्टियोपोरोसिस, इनसाइड द ओस्टियोपोरोसिस द बोन cells are going to degenerate, and because of the degeneration of the bone cells the patient's bone mass is going low. ठीक है. और उसके कारण बोन मास लो होने के कारण क्या होता है, फ्रैक्चर रिस्क बढ़ जाता है. और हम ऐसे कह सकते हैं कि बोन मास के डिक्रीज होने के कारण बोन फ्रेजिलिटी बढ़ता है. बोन फ्रेजिलिटी यानी क्या होता है, कोई भी चीज फ्रेजाइल अगर होगा तो वो बहुत जल्दी टूट जाएगा. फ्रेजाइल कहने का मतलब कि कोई भी ऐसा सामान जो काफी आसानी से टूट जाए. तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोन मास कम होने के कारण इस बोन का फ्रेजिलिटी बढ़ता है, यानी कि उसके टूटने का रिस्क, उसका फ्रैक्चर का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है. जनरली ये वेट बियरिंग जॉइंट्स पे, वेट बियरिंग एरियाज में होता है. जैसे हमारे पास वर्टिब्रा, वर्टिब्रा जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द स्पाइन. अगर जैसे ये हमारा स्पाइन है, तो हेड, आर्म एंड ट्रंक, इन तीनों का जो वेट है पूरे के पूरे स्पाइन पे एक्सियल लोड लेकर आता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सियल लोड ऑन द स्पाइन, यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि स्पाइन में फ्रैक्चर हो जाए या फिर नेक ऑफ फीमर पे फ्रैक्चर हो जाए. नेक ऑफ फीमर पे फ्रैक्चर क्यों होगा, तो नेक ऑफ फीमर पे हमारे पूरे के पूरे अपर एक्सट्रीमिटी का वेट आ रहा है. उस वजन के कारण, उस वेट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण चांस हो सकता है कि फीमर का जो नेक है उस फीमर के नेक में फ्रैक्चर आ जाए. ठीक है. इसके बाद कोई भी एक नॉर्मल बोन का कंडीशन हो, एक किसी भी बोन के नॉर्मल कंडीशन के लिए, नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए दो तरह के सेल्स हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एक हमारा ओस्टियोब्लास्ट सेल है जो हमारे बोन का फॉर्मेशन कर रहा है, दूसरा ओस्टियोक्लास्ट सेल है जो बोन के रीअब्जॉर्प्शन पे काम कर रहा है. और इन दोनों का एक बैलेंस्ड फंक्शन हमेशा होना चाहिए, इनबैलेंस नहीं होना चाहिए. ठीक है. एक नॉर्मल बोन डेंसिटी के लिए इन दोनों का बैलेंस होना काफी जरूरी है. बट ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, इस ओस्टियोक्लास्ट सेल का एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण बोन का जो रीअब्जॉर्प्शन है या फिर बोन का जो डिस्ट्रक्शन है, वो डिस्ट्रक्शन का रेट काफी इंक्रीज हो जाता है. एंड इट लीड्स टू द पोर फॉर्मेशन एंड द and the deterioration of the cells and the tissues of the bone. ठीक है. अब ये क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी में. ओके. बट इन नॉर्मल कंडीशन क्या क्या इटियोलॉजी हो सकता है, पहला सेनिलिटी, यानी कि एजिंग के केस में जब पेशेंट जब कोई बंदा है अराउंड ही और शी 60 अराउंड 70 और 80 इयर्स ऑफ ओल्ड, इन सच कंडीशन चांसेस रहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए. बिकॉज उस एज में आने के बाद जो मिनरलाइजेशन इश्यूज होते हैं वो दिख सकते हैं, है ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वहां पे हो सकते हैं. सेकंड, पोस्ट मिनोपॉजल, ये हमारे फीमेल्स में ये चीज दिखता है. पोस्ट मिनोपॉजल केस में क्या होता है, आफ्टर द मिनोपॉज एस्ट्रोजन लेवल काफी डिक्रीज हो जाता है. अब एस्ट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोन फॉर्मेशन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल बोन हेल्थ. कैसे, तो एस्ट्रोजन का काम ओस्टियोक्लास्ट सेल्स पे क्या काम है, पहला काम यह है कि जो एस्ट्रोजन होता है एक नॉर्मल कंडीशन में, एस्ट्रोजन ओस्टियोक्लास्ट के फॉर्मेशन को थोड़ा कम करता है. ठीक है. ये ओस्टियोक्लास्ट की ओवर एक्टिविटी को भी रोकता है, और ये ओस्टियोक्लास्ट सेल की एक्सेस डेथ को, सॉरी, अगर कोई ओस्टियोक्लास्ट सेल एक्सेस काम करे तो उसके डेथ के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. बट अगर मिनोपॉजल कंडीशन है, पोस्ट मिनोपॉजल कंडीशन है, वहां पे एस्ट्रोजन का लेवल ऑलरेडी डिक्रीज हो चुका है. तो अगर वो ऑलरेडी डिक्रीज हो चुका है तो ये सारा फंक्शन नहीं हो पाएगा, है ना. इसलिए जो बैलेंस होना था बोन फॉर्मेशन और बोन रीअब्जॉर्प्शन के बीच में, वो डिस्टर्ब हो जाता है. बोन फॉर्मेशन का जो रेट है वो स्लो हो जाता है, और बोन रीअब्जॉर्प्शन यानी कि बोन डिस्ट्रक्शन का जो फेज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है. ठीक है. इसके पीछे एक लिगेंड का काम है, दैट्स कॉल्ड द रैंक एल लिगेंड. अब ये रैंक एल लिगेंड क्या है, ये हम समझे अब इसे हम समझते हैं पैथोलॉजी में. देखो, इसे हम थोड़ा सा डिटेल करते हैं. जनरली हमारे पास तीन मेजर चीज है, इन तीनों चीजों को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप देखो, पहला जो फैक्टर है उसे हम कहते हैं रैंक. सबसे पहला जो फैक्टर है दैट्स कॉल्ड द रैंक. ठीक है. सेकेंड फैक्टर इज कॉल्ड द रैंक एल. सेकेंड फैक्टर इज कॉल्ड द रैंक एल. थर्ड फैक्टर इज कॉल्ड द ओपीजी. ये तीन चीज क्या है, रैंक का फुल फॉर्म होता है, रैंक का फुल फॉर्म होता है रिसेप्टर एक्टिवेटर कप्पा बी. रैंक एल का फुल फॉर्म होता है रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी लिगेंड. And OPG is a type of protein again. It's called the osteoprotein. Osteoprotein. अब ये तीन चीज क्या है इसके बारे में समझिए. सबसे पहला जो हमारा रैंक है, दिस इज अ टाइप ऑफ रिसेप्टर, है ना. रैंक इज अ टाइप ऑफ रिसेप्टर. रैंक एल एंड ओपीजी आर प्रोटीन्स.
ठीक है, ये काफी अच्छे से ध्यान से समझिए। रैंक इज अ टाइप ऑफ रिसेप्टर। रैंक ये जो हमारा है, रैंक एक रिसेप्टर है। रैंक एल एंड ओपीजी दीज आर द टू प्रोटीन्स। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक नॉर्मल कंडीशन में हम पहले समझते हैं कि क्या हो रहा है, फिर आएंगे एबनॉर्मल कंडीशन में। एक नॉर्मल कंडीशन में फॉर एग्जांपल दिस इज आवर फर्स्ट सेल, ये हमारा एक सेल है। दिस इज इनएक्टिवेटेड ओस्टियोक्लास्ट, दिस इज द इनएक्टिवेटेड ओस्टियोक्लास्ट, ये हमारा ओस्टियोक्लास्ट है, बट दिस इज इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म, अभी ये काम नहीं कर सकता। यहाँ पे दिस इज आवर ओस्टियोब्लास्ट, ये हमारे ओस्टियोब्लास्ट है। ओस्टियोब्लास्ट का फंक्शन क्या है? ओस्टियोब्लास्ट का फंक्शन है बोन का न्यू सेल फॉर्मेशन। ओस्टियोब्लास्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन। बट इसके अलावा इसका दो फंक्शन और होगा। क्या दो फंक्शन होगा? ये दो प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है। कौन कौन से प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा? पहला ये बनाएगा जो प्रोटीन, उसका नाम है रैंक एल। लाइक दीज आर द प्रोटीन्स, मान लेते हैं कि ये हमारा प्रोटीन है एंड दिस इज कॉल्ड द रैंक एल प्रोटीन। दूसरा ये बनाएगा ओपीजी, ठीक है। सेकंड इट विल फॉर्म हियर, दिस इज द ओपीजी, ये ओपीजी। तो ओस्टियोब्लास्ट सेल का क्या फंक्शन हुआ? ओस्टियोब्लास्ट सेल सबसे पहला क्या कर रहा है? सबसे पहला ओस्टियोब्लास्ट सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन सेल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ओस्टियोब्लास्ट सेल इज आल्सो गिविंग आउट टू मेजर प्रोटीन्स, और ये दोनों प्रोटीन जो है ये काम करेगा कैसे, अब वो समझते हैं। अब यहाँ पर आ पाओ, ये जो हमारा इनएक्टिवेटेड ओस्टियोक्लास्ट है, इसमें एक क्यूट सा रिसेप्टर होता है, ये है रिसेप्टर, इसे हम कहते हैं रैंक रिसेप्टर, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा ये रैंक रिसेप्टर का है। रैंक रिसेप्टर इनएक्टिवेटेड ओस्टियोक्लास्ट में है। रैंक एल एंड ओपीजी प्रोटीन्स कहां से आ रहा है? ये हमारे ओस्टियोब्लास्ट सेल से आ रहा है। नाउ ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, इन ए नॉर्मल कंडीशन, एक नॉर्मल कंडीशन में ये जो हमारा रैंक एल प्रोटीन है, दिस रैंक एल प्रोटीन एंड इट विल कम एंड इट विल बाइंड विद द इनएक्टिवेटेड ओस्टियोक्लास्ट। ये हमारे इनएक्टिवेटेड ओस्टियोक्लास्ट में जो रैंक रिसेप्टर है, ये इस रैंक रिसेप्टर पर बाइंड करेगा। रैंक रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद क्या होता है, दिस इनएक्टिवेटेड ओस्टियोक्लास्ट विल नाउ कन्वर्ट इनटू एक्टिवेटेड ओस्टियोक्लास्ट। ये एक्टिवेटेड ओस्टियोक्लास्ट है। अब ये जो एक्टिवेटेड ओस्टियोक्लास्ट है, नाउ इट विल गो फॉर व्हाट? नाउ दिस एक्टिवेटेड ओस्टियोक्लास्ट विल गो फॉर द बोन रीअब्जॉर्प्शन, बोन रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो पहले ये जो ओस्टियोक्लास्ट था ये इनएक्टिवेटेड था, इस पे रैंक एल प्रोटीन आकर बाइंड किया, अब ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो ये फंक्शन हुआ हमारे इस रैंक एल का। बट व्हाट अबाउट ओपीजी? ओपीजी क्या करेगा? तो देखो आप, हमारे बॉडी में बोन में बहुत सारे ऑलरेडी इनएक्टिवेटेड ओस्टियोक्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, है ना। इनएक्टिवेटेड ओस्टियोक्लास्ट ऑलरेडी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये ओपीजी क्या करता है? ओपीजी विल कम एंड विल बाइंड ऑन दिस एक्स्ट्रा इनएक्टिवेटेड ओस्टियोक्लास्ट। ये जो एक्स्ट्रा इनएक्टिवेटेड ओस्टियोक्लास्ट हैं, इन पर ओपीजी आकर बाइंड करता है, और ये बाइंड करने के बाद क्या करेगा? बाइंड करने के बाद इन एक्स्ट्रा ओस्टियोक्लास्ट सेल्स को डिजेनरेट कर देगा, इनएक्टिवेटेड ओस्टियोक्लास्ट सेल्स को डिजेनरेट कर देगा, ताकि ये फंक्शन नहीं कर पाए। और यहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट का इस तरह से लेवल मेंटेन रहता है, लेवल एक्शन मेंटेन रहता है, बैलेंस्ड रहता है। बट अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत यह है, जब हमारे ओस्टियोपोरोसिस लाइक कंडीशंस होते हैं, उस ओस्टियोपोरोसिस लाइक कंडीशन में क्या होता है? देखो आप, अभी हमने जस्ट पढ़ा ना यहाँ पे, जब हम ओस्टियोक्लास्ट लाइक कंडीशन, सॉरी, जब हम ओस्टियोब्लास्ट लाइक कंडीशंस देखते हैं, तो वहां पर रैंक एल का एक्टिविटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब कि ये जो रैंक एल है, इस रैंक एल का जो एक्टिविटी है, इस रैंक एल का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। ओपीजी से ज्यादा रैंक एल का कंसंट्रेशन हो जाएगा, और इसके कारण ये एक बार में बहुत सारे ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। और एट द एंड क्या होगा? एट द एंड ओस्टियोक्लास्ट सेल्स के एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और वहां पे क्या होगा? बोन रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा, और ओस्टियोब्लास्ट का जो फंक्शन है वो कम हो जाएगा। सो ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल हुआ ये कि ओस्टियोपोरोसिस के केस में इस रैंक एल प्रोटीन के ओवर एक्टिवेशन के कारण, ओवर एक्टिविटी के कारण ओस्टियोक्लास्ट सेल का एक्टिविटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, और जिसके कारण जो बोन रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था ये भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। और इसके कारण हमें क्या मिला? हमें मिला ओस्टियोपोरोसिस, यानी कि इसके कारण बोन में डिमिनरलाइजेशन मिला। बोन के जो सेल्स हैं वो डेथ होना शुरू हो गया उनका। दैट्स व्हाट वी कॉल द ओस्टियोपोरोसिस। तो ये पूरा का पूरा हमारा कहानी है कि ओस्टियोपोरोसिस का पैथोलॉजी क्या है, ओस्टियोपोरोसिस कैसे हमारे पास होता है।
ठीक है। अब अगर ओस्टियोपोरोसिस के डायग्नोसिस को हम समझना चाहें कि हम ओस्टियोपोरोसिस को कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं, तो सबसे पहला डायग्नोज करने का तरीका है डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन से हम डायग्नोज कर सकते हैं ओस्टियोपोरोसिस को। डेक्सा स्कैन में बेसिकली हम क्या करते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी को कंपेयर करते हैं। माइंडेड कि डेक्सा स्कैन में हम बोन मिनरल डेंसिटी नहीं निकाल रहे हैं, बोन मिनरल डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं। किस में कंपेयर कर रहे हैं, टी स्कोर और जेड स्कोर, दो हमारे पास स्कोर है। डेक्सा स्कैन में पहले हमने बीएमडी लिया, बोन मिनरल डेंसिटी लिया, और उसके बाद उसको अब हम कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, पहला हम यूज करते हैं टी स्कोर। टी स्कोर क्या होता है, तो टी स्कोर में फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक पेशेंट है 20 साल का, एक फीमेल पेशेंट है मेरे पास, ठीक है। ये मेरा पेशेंट प्रोफाइल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई हैव अ पेशेंट एंड द पेशेंट इज ऑफ 20 इयर्स ऑफ एज एंड शी इज फीमेल। ये ऑस्टियोपोरोटिक लाइक कंडीशन है, इसका मुझे टी स्कोर निकालना है। तो मैं कैसे इसका टी स्कोर निकालूंगा, सबसे पहले मैं इसके बोन मिनरल डेंसिटी को निकालूंगा। पहले मैंने इसका बोन मिनरल डेंसिटी निकाला। बीएमडी निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, इसका बोन मिनरल डेंसिटी 30 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट के साथ जो हेल्दी होंगी उनके साथ मैं कंपेयर करूंगा। सो ओवरऑल क्या हुआ, टी स्कोर में क्या होता है, टी स्कोर में जो बीएमडी आया है, ये बीएमडी है। टी स्कोर में क्या होता है, टी स्कोर में जो बीएमडी है, जो बोन मिनरल डेंसिटी है, पेशेंट के बोन मिनरल डेंसिटी को हम एक हेल्दी 30 साल के एडल्ट से कंपेयर करते हैं। 30 साल के एडल्ट हमने क्यों लिया है, बिकॉज अराउंड 30 इयर्स ऑफ एज जो बीएमडी होता है वो अपने पीक पर होता है। वन ऑफ द बेस्ट एज ग्रुप है ये हमारे पास बीएमडी के टेस्टिंग के लिए, बीएमडी के कंपैरिजन के लिए, ठीक है। सो टी स्कोर में क्या हो रहा है, टी स्कोर में हमने अपने पेशेंट के लिए, वो किसी भी एज का पेशेंट हमारा हो सकता है, किसी भी एज के पेशेंट को हम 30 साल के एडल्ट पर्सन, 30 साल के एडल्ट हेल्दी पर्सन से कंपेयर करेंगे, वो हमारा टी स्कोर है, ठीक है। जेड स्कोर क्या होता है, अब अगर मान लो ये तो बात हुआ मेरा कि ये मैंने टी स्कोर निकाला। अब मुझे इस सेम पेशेंट का अगर जेड स्कोर निकालना हो तो अगर होगा तो मैं क्या करूंगा, सॉरी, अगर मुझे यहाँ पे जेड स्कोर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जेड स्कोर निकालने के लिए मैं इसके बीएमडी को कंपेयर करूंगा। ये 20 साल की मरीज की पेशेंट है मेरी, तो मैं भी इसे एक 20 साल के फीमेल से ही कंपेयर करूंगा, जो कि एक हेल्दी होगी, जो कि एक हेल्दी वुमेन होगी, जो कि एक हेल्दी फीमेल होगी, ठीक है। तो जेड स्कोर में क्या हो रहा है, जेड स्कोर में सेम एज पॉपुलेशन के साथ और सेम सेक्स पॉपुलेशन के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं, बट इन द टी स्कोर मैं सेम सेक्स पॉपुलेशन और सेम एज ग्रुप के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। टी स्कोर में 30 ईयर ओल्ड एडल्ट के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं, बट जेड स्कोर में सेम एज ग्रुप के साथ, सेम एज के एक हेल्दी पर्सन के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं। दैट्स द टी स्कोर एंड जेड स्कोर। माइंडेड कि टी स्कोर एंड जेड स्कोर इज नॉट द बीएमडी, इट इज द कंपैरिजन बिटवीन द बीएमडी। ये बीएमडी का कंपैरिजन है। तो ये तो पहला डायग्नोसिस क्राइटेरिया है। दूसरा डायग्नोसिस क्राइटेरिया होता है हमारा एक्सरे। एक्सरे में हम क्या देखते हैं, एक्सरे में जो कॉर्टेक्स है हमारे बोन का वो काफी पतला हो जाता है, और वर्टिब्रा में कॉर्डफिश लाइक स्ट्रक्चर्स दिखता है। कॉर्डफिश वर्टिब्रा, इट मींस द बाइकनकेव वर्टिब्रल बॉडी। जो पेशेंट के वर्टिब्रल बॉडी होंगे वो बाइकनकेव हो जाएंगे, यानी कि जनरली जो स्पाइन के बॉडी का साइज का जो शेप है वो ऐसा होना चाहिए, वो एक ऐसा होना चाहिए इन अ नॉर्मल कंडीशन। बट अगर कॉर्डफिश वर्टिब्रा होगा तो कॉर्डफिश वर्टिब्रा में जो बॉडी का शेप होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, बाइकनकेव, ठीक है। वी विल सी दिस बाइकनकेव स्ट्रक्चर इन एन रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये एक नॉर्मल कंडीशन है और ये एक ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशन है। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो डिफरेंसेस बिटवीन द, अच्छा, दिस इज अ ज्वाइंट, दिस इज द हिप ज्वाइंट, ये हमारे हिप ज्वाइंट एरिया का एक्सरे है। यहाँ पे दिस इज द फीमर, ये फीमर का हमारा नेक है। दिस इज द हेड ऑफ फीमर, दिस इज द ग्रेटर ट्रोकैंटर, हियर वी हैव द लेसर ट्रोकैंटर, और ये नीचे शाफ्ट आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसके मार्जिन को देखो आप, तो आपको समझ में आएगा। और बोन के सेंटर पार्ट को देखो, तो यहाँ पे ये जो हमारा ऑस्टियोपोरोटिक लाइक कंडीशन है, यहाँ पे आपको क्लियर डिफरेंसेस दिखेंगे कि क्या डिफरेंसेस यहाँ पे हैं। दूसरा, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो देखो ये हमारे फिंगर्स, ये हमारे फैलेंजेस और हमारे रिस्ट जॉइंट का एक्सरे है। आप कंपेयर करो, फॉर एग्जांपल आप रेडियस में आप कंपेयर करो, ये हमारा रेडियस है, रेडियस के इस पार्ट को कंपेयर करो और रेडियस के इस पार्ट को आप कंपेयर करो। आपको क्या दिखेगा, इस पार्ट में जो हमारा फर्स्ट पार्ट ये है और ये हमारा सेकंड पार्ट मान लो। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में जो रेडियस बोन है वो काफी व्हाइटिश दिख रहा है, बट सेकंड पार्ट में यहाँ पे ये काफी हेजी दिख रहा है, थोड़ा ब्लैकिश दिख रहा है। व्हाई? बिकॉज इन द सेकंड पार्ट अराउंड द रिस्ट जॉइंट, वहां पर ऑस्टियोपोरोसिस हो रखा है, वहां पे बोन का डिजेनरेशन हो रखा है, तो इसलिए वहां पे जो बोन का स्ट्रेंथ है वो काफी हेजी दिख रहा है। सिमिलरली ये जो भी हमारे फैलेंजेस एरिया है यहाँ पे, ये सब आप देख सकते हो, जो भी ब्लैकिश हेजी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस ऑल आर द साइन ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। अगला,
दिस इज द नी जॉइंट अराउंड, ये हमारे नी जॉइंट का के पास का एरिया है। यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी दिस इज द फीमर, ये हमारा फीमर है। फीमर के पार्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो, ये टीबिया में आप यहाँ पर देख सकते हो। सो दीज ऑल आर अगेन द सेम। ओके, अच्छा नाउ सी दिस इज द स्पाइन, ये हमारा स्पाइन का एक्सरे है। नाउ स्पाइन एंड दिस इज ऑल्सो स्पाइन में मैंने क्या बोला कि कॉर्डफिश साइन दिखेगा हमारे वर्टिब्रा में। कॉर्डफिश वर्टिब्रा होता है, कॉर्डफिश वर्टिब्रा को मैंने क्या बोला था कि बाइकनकेव बॉडी होता है। आप यहाँ पर देखो, ये है हमारा वर्टिब्रल बॉडी। ये वर्टिब्रल बॉडी कैसा है? वर्टिब्रल बॉडी बाइकनकेव है ना। वर्टिब्रल बॉडी बाइकनकेव है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वर्टिब्रल बॉडी बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए था, but vertebral body हो गया बाइकनकेव. So this is called the codfish sign, and this codfish sign is one of the major sign that is seen in the osteoporosis. Similarly आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे और भी ज्यादा डिजेनरेशन दिखेंगे। देखो आप, see in this X-ray, in this spine सारे के सारे में अगर आप और इसे प्रिसाइजली और आप इसे और अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे ये एक तो पहला तो ये कॉर्डफिश लाइक अपीयरेंस है। इसके साथ साथ आप इस वर्टिब्रा को देखो तो एक ये हमारे लंबर एरिया का वर्टिब्रा आपको इजीली दिख रहा होगा। ये हमारा सैक्रम है। दिस इज द L5, L4, L3, L2, L1। ठीक है, आप यहाँ पर देखो जो हमारा L4 है, दिस इज द L4। L4 का बॉडी देखो, जनरली हम पढ़ते हैं कि लंबर स्पाइन का बॉडी काफी थिक होता है, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है? L4 के इस बॉडी को देखो कंप्लीटली डिजेनरेट हो चुका है ना। आप यहाँ पर देखो ये थोरेसिक 12 के बॉडी को देखो, दिस इज द T12 एरिया। आप थोरेसिक 12 के बॉडी को देखो, कंप्लीटली डिजेनरेट हो चुका है। सो दिस ऑल आर द डिजेनरेशन, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज कंप्लीटली डिजेनरेटेड, इट इज अगेन डिजेनरेटेड। सो these are all the findings of the osteoporosis that we can have in any patient. Okay, so till now आज के इस लेक्चर में we had discussed about what? We had discussed about the pathology, we had discussed about the diagnosis and the basic introductory stuff. ठीक है, now in the next lecture we will discuss about the clinical features and the management. ठीक है, अगले लेक्चर में हम इसको फिनिश करने का ट्राई करेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। If you are having any doubt in any of the topic, kindly let me know in the comment section, or you can reach out to me on the Instagram or on the WhatsApp. ठीक है, and if you want to join the orthopedic session, you can join, the details is in the description box, or you can contact us. ठीक है, I will see you guys in the next lecture. Till then, be happy and keep learning.